लॉकडाउन से पहले लोग यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपने इस चीज को सोच लिया कि एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है। ये कैसे आया माइंड में? तो माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए काम किया जाए, क्योंकि हर चीज डिजिटल है। हम ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं, देन वाई एजुकेशन क्यों नहीं। जो मिलन जी उस टाइम पे 600-700 की बुक नहीं खरीद पा रहे थे, आज फॉर मोटिवेशन अगर मैं बात करूं, कहां तक पहुंच चुके हैं? आज की डेट में खुद की बुक लिख रहा हूँ। शुरू करने के लिए हमें फंड चाहिए था। मेरे पास रिटिस गाड़ी थी, वो सेल करके 3.5-4 लाख की वो गाड़ी सेल की। हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। कोविड के बाद कैसा हुआ कि एक बार फिर से जो जर्नी थी जीरो पे आ गई। इवन कंपनी हमारी बहुत लॉस में थी। लगभग 1 साल हमने एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दी। मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि मेरे एम्प्लॉयज ने साथ दिया कि हाँ कोई बात नहीं सर, हम आपके साथ खड़े हैं। लॉकडाउन के बाद हमारा देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पढ़ने का तरीका हो गया या फिर सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन। अब इसमें क्या है कि देखने वाले को ये चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं। आप एक यूट्यूब चैनल का एग्जांपल ले लें, उनको लगता है कि बस कैमरे के सामने आके बोलना ही है, इससे ज़्यादा और क्या है। बट नहीं, एक इंस्टाग्राम की रील बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है, बट फ़र्क पड़ता है अगर आप कुछ यूज़फुल बना रहे हो। और सबसे बड़ा बदलाव आया है पढ़ाई करने के तरीके में। पढ़ाई का नहीं पता, बट पढ़ाई करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आजकल आप बिना कोई क्लास मिस किए अपनी उस चार दीवारी से बाहर निकल के ना अपने घर पे बैठ के बड़े अच्छे से पढ़ सकते हो। बट यही चीज़ अगर आपको कि लॉकडाउन से पहले कहता तो शायद फालतू की बातें लगती, बट नहीं, उस टाइम पे भी कोई ना कोई ये विजन अपने माइंड में लेके चल रहा था। सो आज वेलकम करते हैं जी मिलन हंस जी का, जिन्होंने 2016 में ये सोच लिया था कि उस क्लासरूम को ना मुझे उस चार दीवारी के बाहर निकालना है। सो वेलकम करते हैं जी। सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल जी। लॉकडाउन से पहले इस चीज़ के बारे में सोचना, क्योंकि मैं अगर बात करूँ, नेट बैंकिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है। जी लोग यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपने इस चीज़ को सोच लिया कि एजुकेशन ऑनलाइन हो सकती है। ये कैसे आया माइंड में? बिल्कुल नवदीप जी। एक्चुअल में जो हमने 2016 में रात को हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं और मेरे को फाउंडर मिस्टर कंवल जी, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। एक जैसे कहते हैं कि कुछ परमात्मा ने हमें करवाना हो या कुछ बख्शिश देनी हो तो ऑटोमेटिक वो माइंड में आ जाती है। तो माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए काम किया जाए, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल है। हम ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं, है ना, बस टिकट बुक करवा सकते हैं। देन वाई एजुकेशन क्यों नहीं। एजुकेशन अभी भी वो पुराने दौर में, अगर कोई फ़ी डिडक्ट आप रिसिप्ट ले रहे हो वो भी आप मैनुअली दे रहे हैं स्कूल, ठीक है, या कोई आपको होमवर्क देना है, आपकी अटेंडेंस है, उसका रिकॉर्ड सारा तब तक ऑफलाइन ही चल रहा था। तो हमने सोचा इसको डिजिटलाइज किया जाए। तो डिजिटलाइज का आइडिया हमने सोचा, बट उसको करने में बहुत अभी जर्नी बाकी थी, बहुत स्ट्रगल था। तो वो एक वही रात थी कि 2 बजे, उसके बाद ना मुझे नींद आई ना मिस्टर कंवल जी उनको नींद आई। तो ये यहाँ से हमारी जो जर्नी है स्टार्ट हुई। ठीक है जी। अब यहाँ से तो आपके सॉफ्टवेयर की जर्नी शुरू होगी जिसका नाम है क्लास वन। जी और सीधा जाके इसी से पंगा तो नहीं लिया होगा, उससे पहले भी कोई ना कोई बैकग्राउंड, कोई ना कोई चीज़ें करके देखे होंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। नहीं, कुछ उससे पहले की चीज़ें बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें की जी हैं। बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं 9th-10th में था तभी था कि कुछ आईटी में मेरा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर लाइन में, ठीक है, कुछ करना है। तो करते करते एक वेबसाइट बनाई, कोई पर्सन मिला मुझे। मैं एक्चुअली साइबर कैफ़े में जॉब करता था। तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी सिर्फ 500 रुपीज़। पर मंथ? जी, पर मंथ। तो और ये जब किस ईयर की बात है? ये लगभग होगी 2005-6 की बात, ठीक है। तो साइबर कैफ़े में जाना, वहाँ पे साफ़ सफाई करना, कंप्यूटर वगैरह मैनेज करने, कोई क्लाइंट आ रहा है उसको हैंडल करना, है ना। तो मैंने एक साइट देखी जो लुधियाना के किसी पर्सन ने बनाई हुई थी। तो वह उस साइट पे कुछ मिस्टेक थी। तो मैंने उस मिस्टेक को चेक किया। मैंने फ़ोन किया उस बंदे को, वेबसाइट से नंबर लेके मैंने कहा आपकी साइट पे मिस्टेक्स हैं, तो इसको काइंडली आप चेक कीजिए। तो उस बंदे ने काफ़ी मुझे थैंक्स भी बोला कि आपने हमारी साइट को इतना डीपली चेक किया है। तो मैंने कहा मुझे भी शौक़ है कि मैं एक छोटे से शहर से हूँ, कि मुझे भी वेबसाइट बनाना सीखना है। तो कहते हैं आप लुधियाना आ जाओ। मैं तब लुधियाना में नहीं रहता था, मैं मलोट एक छोटे से शहर में से। तो मैं लुधियाना आया।
तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपको अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है तो 10,000 आपको देना पड़ेगा, हम फ़ोटोशॉप सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, 1 मंथ आपको रहना पड़ेगा। मैंने कहा ना तो मेरे पास 10,000 है, ना मैं 1 मंथ यहाँ पे रुक सकता हूँ। ओके। तो जिस बंदे से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, मैंने उसको रिक्वेस्ट की ऑफिस टाइम के बाद कि अगर आप मुझे कुछ सिखा सको, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने बोला कल मेरे को छुट्टी है, आप घर पे आ जाओ, मैं आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा। बेसिक सा उसने बताया। चलो उससे मेरा काम चला। मैंने घर पे आके अपने साइबर कैफ़े में जब फ्री होता था प्रैक्टिस शुरू की। तो तब मुझे एक बुक चाहिए चाहिए थी कि कुछ ना कुछ मैं उससे सीख पाऊँ। बट बुक भी जो थी काफ़ी कॉस्टली थी। तो मैंने अपने ओनर से कुछ पैसे लिए, मैं बुक स्टोर पे गया। मैंने उनसे बोला कि सर मुझे ऐसी किसी राइटर का नाम दिया कि विलियमसन या कुछ भी, मुझे उस राइटर की एचटीएमएल की बुक चाहिए। मुझे तो मेरे कोचिंग जो सर हैं उन्होंने मंगवाई है, ठीक है। तो कहते इस राइटर की बुक तो नहीं है हमारे पास, किसी दूसरे राइटर की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं चेक करवा लूँगा। अगर तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो ओके है, मैं रख लूँगा इसके, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको वापस दे के मैं जो मेरे पैसे हैं मैं लेके जाऊँगा। कहते ठीक है। तो मैं बुक को ले आया। तो साइबर कैफ़े में हमारे सारी फैसिलिटी थी, ज़ेरॉक्स मशीन थी, सब कुछ था। ओके। ठीक है। मैंने जो ज़रूरी वो थे, क्योंकि नेचुरली अभी मैं बुक 600-700 की बुक थी, उतनी तो मेरी मंथ की सैलरी नहीं थी। तो बुक से मैंने वो सारे जो मुझे ज़रूरी चाहिए थे, क्योंकि तब ना तो यूट्यूब था, ना कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैं सीख सकता था। आज की डेट में तो बहुत इजी है सीखना। तो वो बुक से मैंने सारे नोट्स रेडी किए, एक वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बनाई। तब मैं आई थिंक 11th में था। साडा अपना पंजाब.com, पंजाबी कल्चर के ऊपर। ओके। तो यहाँ से आईटी जर्नी स्टार्ट हुई। कुछ जो हमने होस्टिंग बाय की, डोमेन बाय किया, लोकल एडवर्टाइजमेंट हमने उठाए, उसको नेचुरली खर्चा हुआ था उसको करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप फिर लोगों की वेबसाइट बनाना शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग। तब तो लोग जानते भी नहीं थे, बिल्कुल जी। तब हमने स्टार्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ सीखा। ये सारे स्टेप करते गए। तो ये जर्नी रही लगभग 7-8 साल। और भी इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी किए, काफ़ी प्रोजेक्ट किए। तो 2016 में लगा कि कुछ अब बड़ा करने की ज़रूरत है। हम इतना कुछ सीख चुके हैं, हमारी टीम है, 4-5 पर्सन थे हम, कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, बिग करना चाहिए, जिससे, क्योंकि लोगों की वेबसाइट तो हमने बहुत बना दी, ठीक है, तब तक लगभग 100-150 वेबसाइट हम बना चुके थे इस जर्नी में, कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए कि जिससे एक समाज में इम्पैक्ट आए, हम लोगों की हेल्प कर सकें। तो हेल्प के लिए हम प्रोजेक्ट कोई ना कोई सोच रहे थे। अचानक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक जो परमात्मा करवाना चाहता है वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में या कुछ ना कुछ बख्शिश होती है, वो आ ही जाता है। तो सो कहते हैं कि मन होना चाहिए, रास्ते अपने आप जी बन जी जाते जी हैं। जी बिल्कुल। तो जो मिलन जी उस टाइम पे 600-700 की बुक नहीं खरीद पा रहे थे, आज फॉर अ मोटिवेशन अगर मैं बात करूं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं? आज की डेट में खुद की बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, वाह। कि बुक बहुत जल्द लॉन्च करूँगा। कि उस बुक में भी हेल्प होगी कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कैसे आप स्कूल की एडमिशन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप जो अपने स्किल्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट उस बुक में लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ना टिपिकल इंडिया की तरफ चलते हैं कि देखा जाए तो जैसे यूपीआई इंडिया में लॉन्च हुआ था, ऑनलाइन पेमेंट्स होना, जी बहुत सारे लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ जी, इवन के सामने खड़े आपके मैसेज भी आ जाता था, सब कुछ हो जाता था, बट स्टिल लोगों को एक डाउट रहता था इस चीज़ पे, जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई भी। ऐसे हालातों में कि आपने स्कूल्स को टारगेट किया होगा या फिर आपके स्कूल ऐप पे स्कूल कैसे आए, इस चीज़ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? देखिए, जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो बनाने के साथ ही हमने मार्केटिंग शुरू की इसकी, ठीक है। तो बीच में मुझे एक डाउट हुआ अपने आप पे कि हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। हमने काम तो शुरू कर लिया, काम भी बड़ा था। और तब हमारे पास पैसे, क्योंकि पिछले कुछ 1-2 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे रहे थे कि जिससे हमने पैसा गंवाया ही था, ठीक है। तो शुरू करने के लिए हमें फ़ंड चाहिए था। तो हमने मेरे पास रिटिस गाड़ी थी, वो सेल करके 3.5-4 लाख की वो गाड़ी सेल की। हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। कि क्लास वन को। क्लास ऑन को, बिल्कुल। तो क्लास ऑन का पहले नाम क्लास ऑन नहीं था, वो भी हमने बाद में क्लास ऑन ईजी करने के लिए कि हर बंदा इसको
जो भी बंदा फर्स्ट टाइम देखे ना उसको इजी रिमेंबर हो जाए कि नाम, ठीक है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना था, नेचुरली डेवलपमेंट टीम चाहिए थी, और भी टीम चाहिए थी जो ऐप को बना सके, ऐप डेवलपर चाहिए थे। तो उसके लिए नेचुरली ये फंड भी चाहिए था, कुछ घर वालों ने सपोर्ट किया, कुछ गाड़ी बेच के हमने वो फंड इकट्ठा किया। तो ऐसे जैसे तैसे करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया। बट कहीं ना कहीं मन में ये था कि मैं, मेरी कोई क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन लोगों के पास जाके हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जो हाईली क्वालिफिकेशन रखते हैं, कोई पीएचडी किया हो, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है। तो उनके सामने बैठना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, प्रोडक्ट सेल करना तो बाद की बात है। तो ये माइंड में क्वेश्चन था। तो मेरी टीम ने, एक बंदे ने पूछा कि सर हम इसको लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं, कि अभी आपने काम इसका बड़ी स्लो किया हुआ है। तो मैंने कहा कि यार, सीधा उसको मैं पंजाबी में कहा कि यार मेरी शायद औकात नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम कर पाएँ, ओके। ठीक है। तो बट फिर माइंड में आया कि नहीं, अगर शुरू किया तो इसको करना है। तो स्टार्ट किया। अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। जो हमने सोचा था कि आती प्रोजेक्ट बूम कर जाएगा, क्योंकि कई बार जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, कि हम लॉन्च करेंगे, पैकेजिंग अच्छा होगा, मार्केटिंग अच्छा करेंगे और वो तो मोटिवेशन लेके चलना पड़ता हाँ, है बूम काम करने बूम के आ लिए। जाएगा। हमारा भी ऐसा था कि रातों रात जी ये हो जाएगा। बट ऐसा नहीं, जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं ना तो रियलिटी कुछ और होती है। तो लोगों ने पसंद तो किया, बट कहीं ना कहीं था कि हमारे तो जी पेरेंट इतने अवेयर नहीं है, रूरल एरिया के पेरेंट्स हैं, इस ना तो उनको ऐप चलाना, उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। तो वो कैसे अटेंडेंस चेक करेंगे, बिल्कुल। होमवर्क चेक करेंगे, बच्चे का फ़ी कैसे डिपॉजिट करवाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था। तो लगभग 4-5 मंथ हम मार्केटिंग करते रहे, डेली जाना, डेली आना, नेचुरली सारे खर्चे भी हो रहे थे। तो एक स्कूल ने, जो फर्स्ट स्कूल ने यस किया, तो हमें बड़ी मोटिवेशन मिली और हमें लगा कि शायद अभी बात बन जाएगी। बट जब उसने यस किया तो अभी तक हमारे पास सिर्फ ऐप का प्रोटोकॉल था, ना तो हमारे पास ऐप डेवलप थी, ना ही सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप था। तो ना कोई हमारे पास ब्रोशर थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड दिखा के और ऐप का प्रोटोकॉल दिखा के हम स्कूल में मार्केटिंग करते थे। ओके। तो डन कर दिया। स्कूल से हमने टाइम लिया कि 4 मंथ बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, आपके लाइव करेंगे। तो जैसे जैसे स्कूल को एग्री किया, फर्स्ट स्कूल डन हुआ। उसने डन होते ही, अभी हमारा प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं किया था, साथ ही साथ दूसरे स्कूल का रेफरेंस भी दे दिया, और एक ही दिन में हमने 2 स्कूल ऑनबोर्ड किए, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में कह लीजिए फर्स्ट 3 साल का सफ़र 2016 से लेके 2019 का, सिर्फ हमने 20 से 25 स्कूल ही ऑनबोर्ड किए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। रेट वाइज भी कोई स्कूल कहता था आपका प्राइस ज़्यादा है, ये कम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्कूल सॉफ्टवेयर थे सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बजाय ऑफलाइन यूज़ कर रहे थे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में हमेशा प्राइसिंग का डिफरेंस रहता ही है। ये काफ़ी डिफरेंस रहा 2019 तक। उसके बाद कोविड जो आया, उसकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट रही। हम्म। चलिए उसकी थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं थे तो वो कैसे चेकआउट करेंगे, बट मैंने देखा है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर टाइप ऐप बना दिया, आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। जी अभी भी हम बाहर निकलेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता होता कि इसको यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल। तो सेम जिस स्कूल में जा रहे हो, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होंगे जिन्होंने उस ऐप को ऑपरेट करना है, तो उनके लिए फिर कैसे होता था कि वो कर पाते थे या कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कुछ जी ऐसा? बिल्कुल। स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ये जॉब चैलेंजिंग थी कि जिस स्कूल को हम ऑनबोर्ड करते थे लगभग उस स्कूल में हमारे 10 विजिट रहते थे मिनिमम। कि फर्स्ट तो उन्हें सबसे पहले एग्री करना कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल को डिजिटलाइज करें, ठीक है। जब डन हो गया, ऑनबोर्ड हो गया, सेकंड स्टेप रहता था हमारा कि टीचर को ट्रेनिंग करना, उनके एडमिन डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग करना, फी डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देना, और नेक्स्ट पेरेंट को भी ट्रेनिंग देना कि हाउ टू यूज़ दिस ऐप, कि ऐप को यूज़ कैसे करना है, एक एक फीचर बताना कि इस फीचर से आप होमवर्क चेक कर सकते हैं, इससे आप अटेंडेंस देख सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर टीम जाती थी 2-3 पर्सन की, हम खुद ही वहाँ पे कनोपी वगैरह लगा के, जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो हम वहाँ पे स्टॉल लगा के अपना पेरेंट को गाइड करते थे, फिर टीचर ट्रेनिंग करते थे। फिर छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गई, आओ जी स्कूल आके जाओ, बता के जाओ, क्योंकि एक लिमिटेड दायरा था, बिल्कुल जी। ठीक है।
तब ना तो जूम इतना एक्टिव था, ना एनीडेक्स। सो मैनुअली हमें जाना, विजिट करना पड़ता था। तो ये सबसे बड़े चैलेंज थे। और इवन तब हमने देखा कि जो कंप्यूटर टीचर भी हैं या दूसरे टीचर हैं, उनको भी आईटी की इतनी नॉलेज नहीं है। सम टाइम तो मैं देखता था कि कंप्यूटर टीचर को ये नहीं पता कि वेबसाइट और ईमेल में फ़र्क क्या है। हम्म, तो चलो, हम कह नहीं सकते थे ओनर को या डायरेक्टर को कि आप टीचर को थोड़ा एडुकेट कीजिए कि हाँ उनको पता चले, बट चल रहा था। बट कोविड के बाद ये चीज़ें काफ़ी थोड़ा स्मूथ होना शुरू हुआ, काफ़ी चीज़ें बदल गई। जी, कोविड के बाद जैसे आपने कहा अभी जूम वगैरह या फिर गूगल मीट ऐसी ऐप्स हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, या जी। कह सकते हो कि हाँ जी बहुत बड़े नेटवर्क पे चल रही थी, हम्म, इन्वेस्टर्स अच्छे थे जी। क्योंकि मार्केटिंग अच्छे तरीके से हुई। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी ऐप्स आई हैं। आज इस कंपटीशन में आप कैसे फाइट कर रहे हो? कोविड के बाद कैसा हुआ कि एक बार फिर से जो जर्नी थी ज़ीरो पे आ गई। इवन कंपनी हमारी बहुत लॉस में थी। ठीक है। उसका रीज़न था कि हमारे पास वो चीज़ के लिए हम रेडी नहीं थे कि स्कूल चाहता था कि इसी ऐप से हम लाइव क्लास लगा सकें। ओके। ठीक है। उनको जूम पे जाना पड़ा, गूगल मीट पे जाना पड़ा। ठीक है। तो जितना भी हमारा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सारा का सारा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। या थोड़ा बहुत कुछ स्कूल हमारे ऊपर ट्रस्ट करते थे, उनका चल रहा था। तो लगभग 1 साल हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी नहीं दी। मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने साथ दिया कि हाँ कोई बात नहीं सर, कोई हम आपके साथ खड़े हैं, इवन सारी टीम। तो बट हमने उसको क्लास ऑन को लाइव प्लेटफॉर्म में चेंज किया। लगभग 6 मंथ हमें लगे। बट जब हमने लाइव उसको लेके आया कि आप लाइव क्लासेस क्लास ऑन पे लगा सकते हो, जूम से बेटर लगा सकते हो, तो एकदम से फिर बाउंस बैक हुआ। तो स्कूल आने शुरू हुआ। जो हमने काम पिछले 3-4 साल में सिर्फ 20 या 30 स्कूल ऑनबोर्ड किए थे, वही हमने 1 साल में लगभग 100 स्कूल ऑनबोर्ड कर दिए। ठीक है जी। पेरेंट्स को भी पता चल गया कि अभी डिजिटलाइज होना पड़ेगा। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसको स्मार्टफोन लेना पड़ा। जो पहले स्कूल का क्वेश्चन हमारे ऊपर रहता था कि हमारे तो पेरेंट के पास जी स्मार्टफोन ही नहीं है, हम कैसे यूज़ करेंगे। अब तो कोई भी पेरेंट था, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में था, चाहे प्राइवेट स्कूल में उसका बच्चा था, उसको पता चल गया कि अभी स्मार्टफोन के बिना काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो दोबारा से एक जर्नी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ हमारा क्लास ऑन। और तब हमने नाम को भी तभी चेंज किया, क्लास ऑन। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रिसर्च रही है। 1 साल हमने नाम को गूगल पे डोमेन सर्च किए कि ऐसा नाम हमें चाहिए कि जो बिल्कुल इजी हो, कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसको स्पेल कर सके, उसके स्पेलिंग जानता हो, कि क्लास ऑन। तो 1 साल हमने नाम ढूंढने में लगाया। और लगभग 100+ लोगोज हमने डिज़ाइन किए। उसके बाद एक लोगो भी हम चाहते थे बिल्कुल सिंपल हो। कुछ फ़ॉन्ट में क्रिएटिविटी करके हम लोगो बनाए कि ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड लोगो नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने हर चीज़ के ऊपर टाइम दिया। जी, तो जैसे आपने कहा काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी रही। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कि जो लॉकडाउन था वो एक कह सकते हो कि अच्छी खबर नहीं थी, जी। बट ऑब्वियसली है कि आपके लिए वो एक अच्छी चीज़ बन के आई। अगर देखा जाए तो आपका बिजनेस ग्रो हुआ, बहुत सारी चीज़ें चली। बट कोई ऐसा किस्सा जो कोई ऐसा मोमेंट कोई स्कूल का हो या कहीं का भी जो आपको याद हो जो मेमोरेबल बन गया हो? हाँ, ऐसा एक किस्सा है। क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में थे तो ज़्यादा बड़े स्कूल के साथ पंगा नहीं लेते थे। मतलब कि बड़े स्कूल की जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई रहती है कि हमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए। ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज थे बहुत लिमिटेड थे। एक ही डेवलपर काम करता था। नेचुरली एक बंदा काम करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो उसको कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो हमारा था कि अगर बड़े स्कूल हम ऑनबोर्ड करेंगे 2000-3000 बच्चों वाले, तो उसकी डिमांड भी हाई होगी कि ये अभी करके दो, हमें ये भी करके दो, है ना। तो हम छोटे स्कूल 400-500 बच्चों वाले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1000 बच्चों वाले स्कूल को टारगेट करते थे। ठीक है जी। तो जो कुछ चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी थी या नोएडा बेस्ड कंपनी थी, काफ़ी जिनके पास पहले ही काफ़ी स्कूल थे, उन्होंने भी अपनी तब तक ऐप लॉन्च कर चुके थे। जी। तो उनके पास टीम भी थी, अच्छा पैसा भी था, सब कुछ कर सकते हैं, मार्केटिंग टीम भी थी। जी। तो हम ये सोचते थे कि कब उस तक पहुंचेंगे, उन कंपनियों के लेवल तक कब पहुंचेंगे। ठीक है, कि जब उनको बीट कर सकेंगे। तो मुझे याद है एक स्कूल का मुझे फ़ोन आया, कहता है कि आप हमें अपना डेमो दीजिए, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। उस स्कूल के 3 स्कूल थे, ग्रुप ऑफ स्कूल थे। तो हमारी मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग लगभग 4 घंटे मीटिंग चली, हम बैठे।
तो उन्होंने डन किया, जबकि वो ऑलरेडी एक नोएडा की कंपनी से सॉफ्टवेयर ले रहे थे, पिछले 6-7 साल से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने जब क्लास ऑन को डन किया, तो वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल डे था। इवन मैं घर आके अपने रूम को लॉक करके लगभग आधा घंटा मैं रोते, मेरे आंखों आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि हमने वो चीज़ क्रैक कर ली कि एक बड़ी कंपनी को छोड़ के स्कूल, 3 स्कूल इकट्ठे क्लास ऑन को देना चाहता है। नेचुरली कुछ ना कुछ डिफरेंट। मैंने उस बंदे से क्वेश्चन भी किया कि सर आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस लगा कि ऑलरेडी आप जो कंपनी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको अपना आइडल समझते हैं कि उससे हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेते हैं। तो वो बंदा कि वो ओल्ड स्कूल सॉफ्टवेयर है, जो आपने चीज़ डेवलप की है वो एक उसका यूआई, उसका डिज़ाइन आज के ज़माने का है। कुछ डिफरेंट मुझे लगा, आपके फीचर कुछ एक्सक्लूसिव लगे कि हाँ कुछ आप लेटेस्ट कर रहे हो। वो जो चल रहे हैं उसको, वो डिज़ाइन को या उसकी हमारे कहने पे वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो, बट आप रेडी हो कि हम जो कहेंगे आप करने को तैयार हो। इस वजह से वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, 5,000 बच्चों वाले भी, 4,000 अभी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। और राइट नाउ तो हम पैन इंडिया ही काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास स्कूल नहीं है। क्या बात है जी। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अब थोड़ा सा ना एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो आप? इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो तो टायर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे तो अच्छा है, ओके। ठीक है। जो हम टायर 2 या टायर 3 की बात करें, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अभी काफ़ी पीछे है। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ कि हमें कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। अगर हम चाइनीज़ स्कूल की रील्स वगैरह या वीडियोस देखते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाती है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो गेम्स है, गेम के माध्यम से या कुछ भी है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बताई जाती है। बट हमारा फोकस रहता है प्रॉपर थ्योरी के ऊपर, जी। कि बच्चों ने ये सीख लिया, बुक्स पढ़ा दी, नंबर के ऊपर मोस्टली पेरेंट का भी रहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए या मेरे बच्चे के 80% मार्क्स आने चाहिए। बट हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। कुछ बच्चे जो बैक बेंचर भी हैं या पीछे हैं, उनके पास भी कैपेबिलिटी है या कुछ ना कुछ हुनर है, वो कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नंबर से सब कुछ हो, जी। ठीक है। तो इवन कि मैं खुद भी अगर बात की जाए, मैं 10th में मैथ्स में फ़ेल हूँ, पर ये नहीं है कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, ठीक है। मेरा किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, मैथ मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैथ के इवन मेरे मैथ के टीचर थे, तो जब मैथ में वो फार्मूलेज आते हैं ना, एक्स वाई या कुछ है, वो खुद टीचर कहते हैं कि अगर हम यार किसी दुकान पे जाएंगे ना सामान लेने, क्या हम उसको बोलेंगे 2x मुझे आटा दे दे यार हाँ, बिल्कुल नहीं। या वाई ये हमें 2y हमें ये दे दे। तो सिंपल मैथ बच्चे को आना चाहिए, कैलकुलेशन, उनको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े, इतना उससे एक्सपर्ट कर दो कि बंदे को कैलकुलेटर की लोड ना पड़े, कि जब भी बंदा बैठा है इजीली वो कर सके कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल सिस्टम आना चाहिए। दूसरा, मेरी सबसे बड़ी जो मैं आने वाले टाइम में कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ टूल हमारी कंपनी डेवलप कर रही है, ठीक है। कि स्कूल में बच्चा आता है नर्सरी से, जी। ठीक है, नर्सरी से लेके +2 तक लगभग 15 साल उसने स्कूल में बिताए, ठीक है। 15 साल में बच्चे को या पेरेंट्स को ये नहीं पता चल पाता कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। नॉट इवन स्कूल, स्कूल भी बच्चे का इंटरेस्ट पता करने में नाकाम रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद बच्चा, कभी किसी ने कह दिया कि तुम यार बीटेक कर ले, बीटेक कर लिया, किसी ने कह दिया बीकॉम कर ले, ये कर लिया, बीसीए कर ले या आर्ट्स कर ले, वो उसी फील्ड में चला जाता है। बहुत रेयर बच्चे हैं जिनको पता होता है मुझे किस फील्ड में जाना है, या जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि बच्चे को इसी फील्ड में भेजना है। उनकी जो रेशो अगर लगाएं, रफली लगाएं, तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20-30% रहेगी जिनको पता है मुझे किस फील्ड में जाना है। अदरवाइज 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या करना है। बिल्कुल नहीं पता। और कल ही मेरी शाम को मेरी टीम के साथ जूम मीटिंग थी, मैंने उनको यही डिस्कस किया। मुझे पता था कि मैं पॉडकास्ट में ये मुझे बताना है। मैंने उनसे पूछा, अपने स्टाफ से, मैंने कहा कि किसको किसी टीचर ने, किसी पेरेंट ने या किसी प्रिंसिपल ने बताया कि आपको किस फील्ड में जाना है?
लगभग मेरे पास 40 to 50% की टीम थी उस जूम मीटिंग में। तो एक भी बंदे ने नहीं कहा कि हाँ मुझे स्कूल ने बताया कि मुझे किस फील्ड में जाना है। 5-6% ऐसे थे। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप जो कर रहे हो किसी के कहने पे कर रहे हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हमने +2 के बाद जो स्टडी स्टार्ट की है किसी के कहने पे की है। इवन मेरी कज़न है, कज़न सिस्टर है, उनके बेटे का मुझे कॉल आता है, वो बीसीए कर रहा है। तो मैंने कहता मामू भी मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैंने कहा बेटा देख कि तूने क्या सोच के बीसीए करी है? कहता कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि हम बीसीए कर लें। मैंने कहा जी बीसीए कर लें। वाह। तो मैंने कहा अगर एक्चुअल में यही हालात है। हाँ ये है एक्चुअल में, ठीक है, जो हो सकता है जो मेरा वीडियो चंडीगढ़ में या कोई नोएडा में देख रहा हो तो उसको लगेगा कि शायद ये रियलिटी नहीं है। उन स्कूलों में हो सकता है कि नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ पर भी यही हालात है। है ना। तो बट मैं बहुत सारे इन 9 साल में बहुत सारे हज़ारों प्रिंसिपल से, हज़ारों डायरेक्टर से मिल चुका हूँ। 90% स्कूल की प्रॉब्लम है कि बच्चे को गाइड ही नहीं किया जाता। बच्चों के रिगार्डिंग एक और सवाल है। लॉकडाउन के बाद बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू हुए, बट उसके 1 डेढ़ साल बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड आता था, जी किसी एग्ज़ाम निकला कोई बैंक वगैरह का, उसमें स्पेसिफिकली नीचे लिख देते थे कि जिसने ऑनलाइन ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई ना करे। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगी कहीं? नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। इफेक्ट उसका जो 1-1.5 साल था काफ़ी इफेक्टिव रहा है हर बच्चे के लिए। तो क्योंकि जो ऑनलाइन जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड किया है नेचुरली उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि उसने देख के एग्ज़ाम जी, दिया है बिल्कुल। या उनके बैकग्राउंड कोई लैपटॉप पे चल रहा था सिस्टम उस पे देख के, तो उस पे वेरीफाइड करना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी स्कूल के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस वजह से जो आपने बोला बिल्कुल सही है। इवन कि जिन्होंने अपना अभी स्टार्ट किया जैसे प्री स्कूल था या प्ले स्कूल थे, उनका भी जो बच्चों का सिस्टम था ना डिजिटलाइज हो गया। बच्चे लर्निंग तो चलो बाद की बात है, जी, गेम्स खेलना और वीडियोस देखना। अभी अगर बच्चे को उन बच्चों को कहा जाए कि आप स्क्रीनिंग कम देखो या डिजिटली कम वो एक्टिव रहो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हर बच्चे को चाहिए कि मुझे लगभग 2 घंटे तो मोबाइल फ़ोन या टीवी देखना ही देखना। वो जो एडिक्शन है वो कोविड के बाद ही सारी स्टार्ट हुई है। पहले पेरेंट का कंट्रोल था बच्चों पे कि कहीं ना कहीं पेरेंट रोक सकते थे, ठीक है बच्चे मोबाइल लेते थे, यूज़ करते थे 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। बट अब एडिक्शन ज़्यादा, क्योंकि लगातार 6-6 घंटे क्लास चली प्रॉपर। जो टाइम टेबल था फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, दो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक स्क्रीनिंग। सबसे ज़्यादा मेरा दोस्त है उसका ऑप्टिकल का काम है, कहता उसके बाद बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो गया कि बच्चों के स्पेक्स वगैरह लगनी, जो आई साइड वीक होनी, सब कुछ उसके बाद ही स्टार्ट हुए। ये इफ़ेक्ट तो है इसका बहुत। वापस आपके बिजनेस पे आते हैं। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली जिन्होंने उस टाइम पे चाहे रिश्तेदारों के कहने पे बीटेक कर ली, आज वो वेब डेवलपर बन गए हैं। बट जो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हो गए, स्कूल हो गए, हर कोई अपनी ऐप बना रहा है। तो ये आप इससे कैसे टैकल करोगे? क्योंकि हर किसी के पास अगर अपना इतनी फ्रीडम आ गई कि हम बना ही सकते हैं, हम तो हमें किसी से लेने की क्या ज़रूरत है ये सर्विस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ना मैं हफ्ता पहले एक स्कूल में बैठा था, तो एक आईटी टीचर ने मुझे क्वेश्चन किया कि कहते सर अभी जैसे चैट जीपीटी या एआई टूल्स आ गए हैं, ठीक है, तो बहुत इजी हो गया हर काम को करना, ठीक है। कोई भी बंदा डिज़ाइन बनाना है, पोस्टर डिज़ाइन करना है, सब कुछ है। बाकी जो जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां आने वाले टाइम में या कंटेंट राइटर का काम है वो बंद हो जाएंगे। तो मेरा वहाँ पे आंसर था उसको कि चैट जीपीटी या एआई टूल को चलाने के लिए भी तो बंदा चाहिए ना। बिल्कुल जी। अगर वो बंदा होगा, वो तो एक एआई टूल है, उसको प्रॉम्प्ट आपने कैसा देना है, आपने कमांड कैसी देनी है, जिसका उस कमांड पे या उसका प्रॉम्प्ट पे स्किल अच्छा है फिर ही वो काम कर सकता है ना। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि हर इंस्टीट्यूट अपनी ऐप बना रहा है या कुछ है, एक्चुअल में वो सिर्फ अपने लेवल पे सोचता है। मान लीजिए एक स्कूल की रिक्वायरमेंट है, 2-3 चीज़ें उसको चाहिए, बट उसको ये नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है या क्या मॉड्यूल हमारे पास। अगर 90 मॉड्यूल हम डील कर रहे हैं, 90 या 100 मॉड्यूल्स हम स्कूल को दे रहे हैं, तो वो स्कूल, काफ़ी स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पहले ऐप बनाई हुई थी, वो हमारे साथ
शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अपना डाटा, उसका रीज़न यही है कि वो रेगुलर अपडेट नहीं करवा। एक सिंगल स्कूल का अभी हमने इस ऐप पे लगभग हर मंथ हमारा जो खर्चा है 10 से 15 लाख रुपया, हम जो हमारा आप स्टाफ खर्च कर रहे हो। बिल्कुल खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ को मेंटेन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सर्विस देने के लिए सपोर्ट टीम हमारी बैठी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो उतनी अभी हमारी R&D टीम है। कोई भी आपने मान लीजिए स्कूल ने हमें डिमांड बताई कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम स्कूल की डिमांड को सुनते हैं, बट उस पे हमारी R&D टीम वर्क करती है कि अगर स्कूल ने ये बता दिया कि हमें ये फीचर बनना है। अभी मैं रिसेंटली साउथ होके आया हूँ, तो साउथ में क्या था कि एक मैंने बुकलेट देखा, तो अगर बच्चे को कुछ भी होता है, स्कूल में इंजरी होता है या कुछ है, उसका फर्स्ट एड बुक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि उसको इंजरी कहाँ पे हुआ, लेग में हुआ या हेड में हुआ, ब्लड निकला या नहीं निकला, सारा रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। तो मैंने ऑफलाइन चीज़ देखी, मैंने तभी अपने IT टीम को फ़ोन किया, R&D टीम को, मैंने कहा इस पे मैंने फ़ोटो क्लिक किया कि क्या इस चीज़ को हम ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो नेचुरली है कि हर दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार भी होगा, बिल्कुल कोई जी। इंजरी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी है। कल को पेरेंट आता है कि मेरे बच्चे को इंजरी हुई है, उसका फ़ोटो क्लिक करके आप कि आपके मान लीजिए फिंगर में कोई कट लग गया तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो, कल को पता चले स्कूल को भी, पेरेंट को भी, और ऐप पे भी उसका नोटिफिकेशन आए कि आपके बच्चे को इंजरी हुई है, फर्स्ट एड हमने ये मेडिसिन दिया है, और अगर स्कूल के बस की बात नहीं है तो कौन से डॉक्टर को रिकमेंड किया एमरजेंसी, उसमें सारे डॉक्टर के नंबर, हॉस्पिटल का नंबर मेंशन रहता है, कनेक्ट कर रहे हो कनेक्ट कर बेसिकली। ले बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्कूल नहीं सोच सकता अपने लेवल पे, जब उसके पास मॉड्यूल है, ये चीज़ें हैं, तो नेचुरली उस चीज़ को यूज़ करेगा। जी। बच्चे को लेने का प्रोसेस रहता है कि गेट पास स्कूल इशू करता है, तो गेट पास की भी हमने 2 वे वेरिफिकेशन लगाई है। तो बिना वेरिफिकेशन के बच्चे को बाहर आप भेजनी है। अदरवाइज मोस्टली स्कूल में क्या है, पंजाब के स्कूल में, कि मैनुअली गेट पास बनाते हैं या वेरिफिकेशन फ़ोन के थ्रू होती है। उन फ़ोन पे तो कोई भी बंदा कह सकता है, कल को बच्चे के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्कूल बोलेगा कि मैंने तो बच्चे को दे दिया था, ठीक है, कॉल पे कंफर्म कर लिया था, तो पेरेंट बोलेगा मेरे पास बच्चा नहीं। ऑलरेडी ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हम जितने भी स्कूल के कनेक्टेड रहते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, उस बिहाफ पे हम मॉड्यूल को रेडी करते हैं। आज आपके स्कूल की वो प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी और स्कूल को ये प्रॉब्लम आई है, कल को आपको भी आ सकती है, उसको अवेयर करने के लिए वो मॉड्यूल हम पहले से रेडी रखते हैं कि आप इसको यूज़ कीजिए। तो जो आप एक एक मॉड्यूल पे काम करोगे, हमें मल्टीपल स्कूल देखने हैं, तो नेचुरली पहले हमारी तैयारी सबसे पहले रहती है। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने इस चीज़ का। आई थिंक बहुत सारे लोगों के इस चीज़ को लेके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जी नॉर्मली लोगों को लगता है कि इतना इजी हो गया तो हर कोई कर लेगा। बिल्कुल। वेल, बहुत अच्छा आंसर था आपका। अब एट द एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक मिलन जी जो 600-700 रुपये की बुक नहीं खरीद पा रहे थे, आज वो लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और इसमें अगर आप, जैसे आपने बोला कि हाँ जी, एजुकेशन का जो मेमोराइजेबल जो आज हमें स्कूल में पढ़ाई जा रही है, उस एजुकेशन से आपने कहीं हट के दुनियादारी की एजुकेशन से सीखा है। एट द एंड हमारे यंगस्टर्स को क्या आप मैसेज देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे कि किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या कर सकते हैं बेटर करियर के लिए? एक्चुअल में क्या है कि जो भी आपका, सबसे पहले आप स्किल डेवलप कीजिए। अभी जैसे अभी तो थोड़ा कम हो गया, पंजाब में सभी का था कि हमने 12th पास करनी है, कनाडा या अमेरिका जाना, बाहर ही जाना है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वहाँ जाने का भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल जी। ठीक है। यहाँ से आप स्किल लेके जाओ। मैं खुद का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे पास डेवलपर था एक, जी। जिनके पास नॉलेज है, 7-8 साल का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। उसकी जो मैरिज है वो लंदन की किसी लड़की के साथ हुई, वो लंदन शिफ्ट हो गया। लगभग उसे भी जॉब लेने के लिए 6 मंथ से लेके 1 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। ओके। अब उसके पास स्किल भी है, सब कुछ है, उस बंदे को भी 1 साल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिसके पास ऑलरेडी स्किल है। तो आपके पास तो स्किल नहीं है, +2 बंदे के पास क्या स्किल होती है?
कुछ भी नहीं होगा। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल में भी आपको स्किल सिखाई जाए, उसके बाद आप स्किल हासिल करो, फिर जहाँ जाना जा सकते हो। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी भी शुरू करनी है, सबसे पहले स्किल हासिल करो कि जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, कोई भी फील्ड है, उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ज़ीरो से आप स्टार्ट करो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या फेसेस रहते हैं, किस फेज में क्या प्रॉब्लम। जब हमने स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया तो लगभग पहले 5 साल हमने जो जितने हमारे 4 डायरेक्टर हैं, 1 रुपया भी सैलरी हमने नहीं निकाली। अच्छा जी। तो हमने सरवाइव किया कि हमें कंपनी को ऊपर लेके जाना है, प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाना है, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे। कि एक वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपने खुद का बिजनेस भी शुरू करना है, जहाँ आपका बैकबोन इतनी, आप अपना जो बैक एंड इतना वो स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको 2 साल 3 साल इनकम ना भी आए तो अब भी आप सर्वाइव। सम टाइम होता है कि 6 मंथ काम किया या साल काम किया, नहीं यार पैसा नहीं आ रहा, छोड़ो कोई नया काम करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस हुआ, बट वो कितनी देर तक आप चेंज करते रहोगे। एक अगर आपको स्टेबल बिजनेस शुरू करना है तो उसमें टिके रहना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एट द एंड जाते जाते एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, नहीं कि जो छोटे इंस्टीट्यूशन ने जी। कुछ है ना, कि जैसे मैं पर्सनली इंडिपेंडेंटली एज अ टीचिंग करवाना चाहता हूँ, ट्यूटरिंग बोल सकते हो आप उसको, उनके लिए भी आपकी ऐप काम करती है? बिल्कुल जी, जो हम छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं या ग्रोइंग स्टेज पे हैं, उनको हम हेल्प करते हैं। उनके काफ़ी जो इंस्टीट्यूट है हमारे साथ ऑन बोर्ड भी हैं, और प्लस हम हेल्प करते हैं उनको एडमिशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो भी छोटा इंस्टीट्यूट है नेचुरली उसको बड़ा होना है। ठीक है। तो कोविड के बाद भी था कि काफ़ी जो इंस्टीट्यूट थे या स्कूल थे बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी गवर्नमेंट स्कूल में भी कर रहे थे, जी। प्राइवेट स्कूल में भी था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्कूल की हेल्प करनी चाहिए, कि स्कूल को जो हमारे पास एक टैलेंट है डिजिटल मार्केटिंग या कैसे प्रमोशन की जा सकती है विदाउट एनी कॉस्ट, तो हमने एक 10 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी का एक वेबिनार डिज़ाइन किया। ठीक है। तो हमारी उम्मीद से बढ़ के रिस्पॉन्स आया, बैक टू बैक हमने काफ़ी वेबिनार ऑनलाइन किए। ठीक है। तो हर वेबिनार में लगभग 100 200 या किसी वेबिनार, एक वेबिनार तो ऐसा था लगभग 700 800 स्कूल ऑनर्स ज्वाइन किए उस वेबिनार में। तो उनको हम हेल्प करते थे कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, पेरेंट के साथ कंसल्टेशन आपने कैसे करनी है। सब चीज़ें हम उस 10 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे मैं ऑनर्स से मिल चुका हूँ, मुझे पता है कि हर स्कूल की प्रॉब्लम क्या है। एक सॉफ्टवेयर वाले ऐसे पर्सन होते हैं जिनको डीपली स्कूल बताता है कि हमारे स्कूल में प्रॉब्लम क्या है, उसका आप सोल्यूशन करके दीजिए। बाकी कोई भी वेंडर है उनको डीपली नॉलेज नहीं होती है, हमें स्कूल का हर इंसाइट पता है। ठीक है। तो वो हमने स्कूल को हेल्प की। बाद में हमने एक, क्योंकि हर वीक वेबिनार करना पॉसिबल नहीं था, कई बार नहीं है अवेलेबल, तो एक वीडियो मैंने डिज़ाइन किया, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे। तो वीडियो का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। नॉट इवन इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे भी हिंदी समझी जाती है, तो सभी देशों से हमें इंक्वायरीज आनी शुरू हुई कि आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई है, हम अपने स्कूल को बूस्ट कर पा रहे हैं, एडमिशन बूस्ट हो रही है। तो उसके बाद हमें भी मोटिवेट मिला। हमने हर, जैसे उसमें 10 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज थी, फिर हमने एक सीरीज स्टार्ट की कि हर एक स्ट्रेटजी की अलग से वीडियो होगी, प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करेंगे। वो अभी भी चल रहा है प्रोसेस, लगभग हर जितना भी टाइम मिलता है, क्योंकि बिजनेस में बिजी होने के बिल्कुल कारण जी। टाइम बहुत कम मिलता है। तो हर 2 3 मंथ बाद एक वीडियो हम लॉन्च करते हैं, बट अभी कोशिश है कि रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस लॉन्च करें ताकि मैक्सिमम स्कूल और इंस्टीट्यूशन की हम हेल्प कर सकें। आप इस ऐप पे, जैसे आपने बताया कि काफ़ी खर्चा होता है, रेगुलर अपडेट्स करते हो, बट एज अ इंस्टीट्यूट, जो एक छोटा इंस्टीट्यूट है या फिर छोटा स्कूल है, उसको ये कितना कॉस्टली पड़ेगा आपकी ऐप के साथ टाइप करना? कॉस्ट डिपेंड करती है स्कूल के ऊपर। हम ये ज़रूर स्कूल को इंश्योर करते हैं कि जितने फीचर क्लास ऑन आपको दे रहा है, उस प्राइस पे कोई भी कंपनी आपको इतने फीचर और इस जैसी सपोर्ट, हमारे जैसी सपोर्ट या सर्विस दे दे, हम आपको फ्री दे देंगे। ये हमारा ओपनली चैलेंज रहता है कि कोई भी कंपनी इस प्राइस पे हमें बीट नहीं कर सकती जितने फीचर हम दे रहे हैं। तो ये है कि प्रॉपरली जो प्राइस है वो तो आप हमारी टीम से, जो स्कूल चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो टीम बता देगी आपको कि क्या क्या पैकेज है हमारे।
ठीक है जी। वेल थैंक यू सो मच, क्योंकि आप उस कैटेगरी में काम कर रहे हो जो देश को आगे बढ़ाने वाला काम कर रही है, एंड आप अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। आई होप कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट या स्कूल्स हैं वो जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सत श्री अकाल थैंक जी। यू।